नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे कि दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की आखिरकार तस्वीर क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन खबरों के बारे में जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहा। अमेरिका की मंशा ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने की रही है। अमेरिका और इजराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया उस संवर्धित यूरेनियम को खोजने में। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने अमेरिका और इजराइल की नाकामयाबी पर मोहर लगा दी है। दावा यह किया जा रहा है कि मोसाद के जासूस ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच गए हैं। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या फिर से वहां उन्होंने कोई नई तैयारी कर दी है। आखिर इतनी सूचना होने के बावजूद दोनों ही मुल्क यूरेनियम क्यों नहीं निकाल पाए हैं, आज हम आपको इसके बारे में भी समझाएंगे। वहीं दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर यह है कि फौज कोई भी हो अपने जवानों की हमेशा परवाह जरूर से करती है और शायद यही वजह है कि अब एक के बाद एक मुल्क जंग में जवानों की जगह मशीनों को उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान ने ड्रोन को अपनी ताकत बनाया, यूक्रेन ने उसे विकसित किया, अमेरिका उसे हासिल करने की कोशिश में है और जानकारी है कि इजराइल ने तो अपनी सेना के कायाकल्प की ही तैयारी कर ली है। आज हम आपको इजराइल के प्लान के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पूर्वी एशिया में जंग का मोर्चा फिलहाल धधक नहीं रहा है, लेकिन तनाव जरूर बढ़ गया है। कभी चीन अपनी हरकतों से पड़ोसी मुल्कों की टेंशन बढ़ाता रहता है, तो कभी उत्तर कोरिया की सेना ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया। माना जा रहा है कि किम जोंग उन ने एक मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्क जापान और उत्तर कोरिया को एक कड़ा संदेश दिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जापान और साउथ कोरिया के लिए बड़ा संदेश आया है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताते हुए विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है कि ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी है कि मोसाद के पूर्व प्रमुख योगी कोहेन का बड़ा दावा है। फोर्दो परमाणु केंद्र में मोसाद के जासूस पहुंचे। ईरान परमाणु हथियार बनाने से दूर है, ये कोहेन की तरफ से कहा गया। वो ये कह रहे हैं, योगी कोहेन जो कि मोसाद के पूर्व चीफ है, वो ये दावा कर रहे हैं कि फोर्दो के अंदर मोसाद के जासूस गए थे और ईरान परमाणु हथियार बनाने से अभी बहुत दूर नजर आ रहा है। लेकिन ये मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो फोर्दो के अंदर चले गए और ये तक पता लगाया है कि क्या ईरान हथियार बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा। कोहेन कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगने वाला है। वहीं ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान के नेताओं ने लगातार झूठ बोला, ट्रंप कह रहे हैं। फिलहाल हॉर्मुज पर यूएस का कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट में धौस जमाता रहा ईरान, ये उनकी तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के नेताओं ने लगातार उनसे झूठ बोला है और झूठ बोल करके उनका टेंशन अचीव किया है। हॉर्मुज पर यूएस का कंट्रोल है, ट्रंप कह रहे हैं। यानी ईरान के दावे को उन्होंने यहाँ पर पलट दिया है और मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से धौस जमाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं और सीधे सीधे जमाई भी जा रही है, क्योंकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना शिकंजा कस के बैठा हुआ है। अमेरिका लाख कह ले कि वहां पर ईरान का कब्जा नहीं है, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की इस वक्त चल रही है। ईरान जिसे चाहे उसे वहां से जाने दे रहा है, जिसे चाहे उसे वहां से वापस भी कर रहा है और अमेरिका हाथ पर हाथ रख करके उसी खाड़ी में बैठा हुआ है। अमेरिका के सैन्य अभियानों से जुड़ी हुई जानकारी आपको देती हूं, जहां पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है। यूएस कांग्रेस को एक नई रिपोर्ट सौंपी गई है। 2025 में अभियानों के दौरान मारे गए 153 लोग, ये पेंटागन की तरफ से बताया गया। ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हमले किए गए थे, पेंटागन का कहना है, और 2025 में जो अभियान चलाया गया था उसमें 153 लोग मारे गए थे। यूएस कांग्रेस को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, यानी ये सब कुछ ऑफिशियल है, क्योंकि उनकी संसद को ये बताया गया है कि जून 2025 में जो अभियान छेड़ा गया था उस दौरान 153 लोग मारे गए थे। वहीं हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है और ये तो होना ही था। जिस तरीके से वहां पर तेल गैस इंडस्ट्री में आग लगी हुई है, उसके बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचना ही था और ये कई सारे दावे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले भी कर चुके हैं। मैगजीन में ये खबरें आ चुकी हैं। हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है। केश्म द्वीप के पास तेल रिसाव की जानकारी है और द्वीप के तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की खबरें हैं और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल तक प्रदूषण का ये स्तर सेम रहने वाला है, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये इस तरीके से फैल चुका है। वहीं आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर्स का जवानों को संदेश है। आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकदी का संदेश है।
मुश्किल ऑपरेशन के लिए जवान तैयार रहे। आईआरजीसी कमांडर ने ये कहा है। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी कि अमेरिका से, इजराइल से निपटने के लिए आईआरजीसी अभी भी तैयारियां कर रहा है, ना कि वो पीछे अपने कदम खींच रहा है। और आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी ने साफ कह दिया है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। यानी ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका सिर्फ बैठ करके सोचता रहे कि हम हमला करेंगे, लेकिन ये मुहिम सीधे सीधे ईरान की तरफ से छेड़ दी जाए। अब आईआरजीसी कमांडर ने अगर ये कहा है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है, तो सबसे बड़ी वजह इजराइल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हमास के साथ उलझा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ उलझा हुआ है, हूती के साथ उलझा हुआ है, और ये सब ईरान के बहुत नजदीकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का भरपूर प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए तर्क दिया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा था। अमेरिका ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि हमले के दौरान उसकी यूरेनियम साइट्स को केवल हल्का फुल्का नुकसान हुआ। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल का प्राथमिक टारगेट अभी भी अधूरा है? अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। दोनों ही देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दूर करने की कोशिश की। इजराइल के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी 12 दिन तक ईरान की परमाणु साइट्स पर जबरदस्त अटैक किए। उस दौरान अमेरिका और इजराइल ने परमाणु साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। इजराइल पर ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की हत्या करने के भी आरोप लगे। इजराइल के मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है, और यही वजह है कि वो ईरान के परमाणु ताकत हासिल करने की दिशा में मुश्किलें पैदा करता रहता है। इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करते समय तर्क दिया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने जा रहा था और वो उसे कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। यानी कि IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है, जिसका संवर्धन स्तर 90% तक ले जाकर ईरान उसे वेपन ग्रेड पर ले जा सकता है। खास बात यह है कि हमलों के पहले ही ईरान के अंदर अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ने अपना नेटवर्क फैलाया। खबरों के मुताबिक दोनों ही एजेंसियों ने पिछले साल ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों की मदद करने का प्रयास किया। मोसाद के सबसे कामयाब ऑपरेशंस में से एक रहा आयतुल्ला अली खामनेई की मौत। दावा किया गया कि मोसाद ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरे हैक किए, उनकी फुटेज का अध्ययन किया। मोसाद के एजेंट्स को तेहरान की अगर देखा जाए तो गलियों की इस तरह से जानकारी थी जैसे वो तेल अवीव या यरूशलेम की गलियां जानते। बताया गया कि मोसाद के एजेंट्स ने फुटेज का अध्ययन किया और मिली जानकारी के आधार पर तय किया कि खामनेई कब घर से निकलते हैं, उनसे मिलने कौन कौन आता है, कब आता है और कौन सा वक्त उन पर हमले के लिए सबसे बेहतर होगा।
लेकिन वही मोसाद ईरान के संवर्धित यूरेनियम की जानकारी जुटाने और अमेरिका की मदद से उसे ईरान से निकालने में नाकामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि मोसाद के पूर्व जासूस प्रमुख योसी कोहेन ने कहा कि मोसाद ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट का कई बार दौरा किया। उन्होंने वहां पर बमबारी को अपना सपना पूरा होने जैसा बताया। एक कार्यक्रम में योसी कोहेन ने कहा कि मोसाद के जासूसों ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स को समझने के लिए कई बार उसका दौरा किया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि कोहेन का मतलब उस जगह पर मौजूद एजेंटों से था या दूर से निगरानी करने के लिए किसी और तरीके से था। ईरान के परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचने के सवाल पर कोहेन ने कहा कि ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम अभी भी बम बनाने से बहुत दूर है। उधर अमेरिका और इजराइल के हमलों को ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने सीमित नुकसान वाला बताया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने उसके डिप्टी हेड और प्रवक्ता बेहरोज कमाल वंडी ने कहा कि फोर्डो एनरिचमेंट साइट के कई हिस्सों को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। साथ ही उन्होंने हमले से पहले ही ज्यादातर उपकरण और सामग्री हटा लिए जाने का दावा किया। कमाल वंडी के मुताबिक सामग्री हटाने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी कि कमाल वंडी के मुताबिक नतांज में एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स को मुख्य रूप से जमीन के ऊपर वाले हिस्से में नुकसान पहुंचा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्यादातर सुविधाएं जमीन के नीचे मौजूद हैं, लिहाजा अंदर की ओर केवल थोड़ी मात्रा में रिसाव हुआ जो बाहर नहीं फैला। खबरों के मुताबिक इस्फहान में परमाणु कॉम्प्लेक्स को भी मामूली नुकसान पहुंचा। इस बीच खबर यह भी आई कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष का प्रमुख मुद्दा अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम ना होकर हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप केवल हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की शर्त पर युद्ध खत्म करने का ऐलान करने का विचार करने लगे थे। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिकी एजेंसियों की नजर रहेगी। सवाल ये उठ रहा है कि जब मोसाद के पास जब ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी अहम जानकारियां थी, जब वो अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में जानते थे, इसके बावजूद अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम क्यों नहीं हासिल कर सका? सवाल ये भी है कि अगर मोसाद के एजेंट्स ईरान के परमाणु साइट्स के अंदर तक पहुंच सकते थे, तो क्या वो सबोटाज की घटना को अंजाम देने की स्थिति में नहीं थे ताकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया जा सके? तो क्या ये समझा जाए कि मोसाद के पूर्व प्रमुख कोहेन का ये बयान केवल ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास ही था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और खबर यह है कि इराक में सड़क हादसे के बाद आग लग गई है। फ्यूल टैंकर के पलटने से भीषण हादसा हुआ है, जिसके बाद आग लगने की घटना हुई है। हालांकि ये तमाम घटनाएं जब मिडिल ईस्ट में होती हैं तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह जाती है। इनके पीछे की वजह तलाशनी शुरू कर दी जाती है। अब बताया जरूर जा रहा है कि इराक में सड़क हादसा हुआ, उसके बाद आग लगी है फ्यूल टैंकर पलटने से, लेकिन अभी भी ये जानकारी आगे और पुख्ता होगी कि क्या इसके पीछे कोई खास वजह रही, किसी की वजह से ये हादसा हुआ है या ये नॉर्मल एक सड़क हादसा था। इसके बारे में जानकारियां अभी जुटाई जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही भयावह है। मिडिल ईस्ट पूरे तरीके से इस वक्त जलते हुए नजर आ रहा है, कभी किसी हादसे की वजह से और कभी किसी हमले की वजह से।
वहीं दूसरी खबर आपको बताती हूँ। खबर यह है कि गाजा में इजराइल के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि येलो लाइन पार करके आए हमास के सदस्य सभी लोगों के इजरायली इलाके में चोरी करके लौट जाने की खबरें हैं। आईडीएफ कमांडर ने घुसपैठियों पर गोली चलाने की इजाजत नहीं दी। जवानों को केवल जान का खतरा होने पर ही फायरिंग की इजाजत दी गई, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि येलो लाइन पार करके हमास के सदस्य आए थे, क्योंकि गाजा को एक लाइन के माध्यम से बांट दिया गया है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाएगा और दूसरी तरफ लोगों को पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच में उस लाइन को क्रॉस करके हमास के सदस्य आते हैं और इजरायली इलाके में चोरी करके वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताया गया कि आईडीएफ कमांडर ने गोली नहीं चलाने की इजाजत दी थी। उनका कहना था कि गोली नहीं चलेगी, अगर आपकी जान को खतरा है तो ही आप फायरिंग कर सकते हैं। वही खबर यह है कि हूती विद्रोहियों का सऊदी के जहाज पर हमला देखने को मिला है और हमले के बाद जहाज की तस्वीरें भी सामने आई है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट में निशाना बनाया गया है। हूती और सऊदी का एक अलग मोर्चा खुला हुआ है मिडिल ईस्ट में। हूती विद्रोहियों का सऊदी के जहाज पर इस दौरान हमला देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तस्वीरें हमने आपको आरामको की भी दिखाई थी, जहां हूती विद्रोहियों की तरफ से ड्रोन से, मिसाइलों से हमले किए गए थे। अब सऊदी के जहाज पर उन्होंने निशाना साधा है और हमले के बाद जहाज की तस्वीरें भी जारी कर दी है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट में उन्हें निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज हो या बाब अल मंडेब हो, दोनों इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजराइल लगातार हमले करते जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की गोलीबारी एक बार फिर से देखने को मिली है। नबाती के अली अल ताहिर रिज के पास बमबारी की गई है। अब इसके बारे में अगर इजराइल से पूछा जाए कि सीज फायर के बावजूद क्यों हमले किए जा रहे हैं, तो इजराइल का साफ तौर पर यह कहना है कि दक्षिणी लेबनान में हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है और किसकी तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। इसलिए हम दक्षिणी लेबनान पर हमले करते हैं। अब इजरायली सेना ने गोलीबारी यहां पर की है। नबाती के अली अल ताहिर रिज के पास बमबारी की खबरें भी सामने आई हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर अभी भी जस का तस बना हुआ है और इन सब के बीच में ना ईरान पीछे हट रहा है, ना अमेरिका और ना ही इजराइल, जिसकी वजह से ये तबाही दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है। वहीं सेना को नया रूप देने की तैयारी में है इजराइल। इजरायली सेना ने होशेन योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत रोबोट, एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जवानों की जगह रोबोट उतार सकता है इजराइल, ये जानकारी मिल रही है। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक लंबे वक्त से जब हम युद्ध में हैं तो आईडीएफ के ज्यादा से ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचे, इसीलिए उन्होंने होशेन योजना के तहत रोबोट, एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल करने की ठान ली है। यानी कि इंसानों की जगह वो रोबोट्स को उतारेगा मैदान में लड़ने के लिए, ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स को कम से कम नुकसान हो सके। रूस यूक्रेन जंग ने अब भविष्य की जंग को भी नया रूप दे दिया है। यूक्रेन ने जंग के दौरान जवानों की कमी को पूरा करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू किया। अब जानकारी यह है कि रूस भी जंग में अपने रोबोट्स को उतारने का प्लान बनाने लगा है और अब ये प्लान कुछ और देश भी अपनाने जा रहे हैं, जिसमें इजराइल भी है। इजराइल ने अपनी सेना का कायाकल्प करने की योजना तैयार कर ली है, इसी होशेन योजना के तहत। यूं तो अब तक ये सीन सिर्फ फिल्मों में होते थे, लेकिन अब भविष्य में होने वाले युद्धों में ये सच भी हो सकते हैं। ईरान ने ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को अपनी ताकत बनाया। रूस ने उसी ताकत का यूक्रेन पर इस्तेमाल किया। रूस के हमलों से परेशान यूक्रेन ने अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित किया। लंबी दूरी के ड्रोन विकसित किए जो रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमला करने का दम रखते हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन और सब सी बेबी ड्रोन जैसे अनमैन्ड एक्टिकल व्हीकल भी विकसित किए, जो सुसाइड बॉम्बर्स की तर्ज पर समंदर में मौजूद जहाज पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले सैनिकों की भारी कमी है, लिहाजा उसने रूसी जवानों के मुकाबले में रोबोट्स उतार दिए। रिपोर्ट्स कहती है कि यूक्रेन के रोबोट्स न केवल जवानों की तरह हथियार चला सकते हैं, बल्कि जवानों तक रसद और राशन भी पहुंचा सकते हैं। युद्ध में रोबोट्स की अहमियत को देखते हुए अब इजराइल भी इस ओर कदम बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा होशेन योजना तैयार की है, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य रूपांतरण हो सकता है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने
गाजा में अभियान शुरू किया, जिसके बाद लेबनान और ईरान के साथ कई मोर्चों पर इजरायली सेना उलझी, जिसने इजरायल की सुरक्षा रणनीति की बुनियादी कमियों को उजागर कर दिया। दशकों से तकनीकी रूप से खुद को बेहतरीन मानने वाली इजरायली सेना को इस लंबी जंग ने रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से थका दिया। इससे सीख लेते हुए इजरायली रक्षा मंत्रालय ने देश के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सुधारों की रूपरेखा तैयार की, जिसे होशेन योजना नाम दिया गया। ये योजना वर्ष 2026 से 2030 तक इजरायल की सैन्य प्राथमिकताओं, हथियारों की खरीद और सिद्धांतों को पूरी तरह से दोबारा प्लान करेगी। इससे पहले इजरायली सेना तनूफा योजना पर काम कर रही थी, जो सटीक हमलों और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर आधारित थी। लेकिन गाजा के युद्ध ने साबित किया कि केवल सटीक हमले ही काफी नहीं है। सेना के पास लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तनूफा योजना की कमियों को पूरा करने के लिए होशेन योजना बनाई गई के 3 मुख्य स्तंभ हैं। युद्ध के लिए तैयारी। इजरायल अब शांति काल को काफी पीछे छोड़ चुका है। इसका मकसद सेना की खुफिया शाखाओं, कमांड सेंटर्स और सीमावर्ती टुकड़ियों को हर समय अलर्ट मोड पर रखना है, ताकि भविष्य में 7 अक्टूबर जैसी खुफिया विफलता या देरी दोबारा ना हो। क्षमता की बहाली। लगातार 2 वर्षों से अधिक समय तक चले युद्ध के कारण आईडीएफ के हथियारों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सैनिकों में शारीरिक और मानसिक थकान भी दिखी। इस प्लान के तहत क्षतिग्रस्त हथियारों की मरम्मत, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स के स्टॉक को फिर से भरना और रिजर्व सैनिकों की ट्रेनिंग को नए सिरे से मजबूत करना शामिल है। भविष्य के लिए सेना की तैयारी। इसके तहत सेना को पारंपरिक युद्ध शैली से निकलकर 21वीं सदी के इनविजिबल और ऑटोनॉमस वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पुरानी तकनीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर रोबोटिक्स, एआई और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों को शामिल किया जा रहा है। इजरायल ने अगले 10 साल में रक्षा बजट के लिए 350 अरब शेकेल यानी लगभग 111 अरब अमेरिकी डॉलर प्रावधान मिलाए। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा घरेलू रक्षा उद्योग को दोबारा खड़ा करने और बेहतर वेपन सिस्टम्स को खरीदने में खर्च किया जाएगा। होशेन योजना के तहत एआई को केवल एक सहायक टूल नहीं, बल्कि मुख्य कमांडर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। एल्गोरिदम का उपयोग करके दुश्मन के ठिकानों की पहचान सेकेंड्स में की जाएगी, जिससे कमांडर्स को निर्णय लेने में लगने वाला समय न्यूनतम हो जाएगा। गाजा की सुरंगों में युद्ध के दौरान इजरायल को भारी सैन्य क्षति उठानी पड़ी थी। इससे बचने के लिए अब अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की जगह रोबोटिक प्रणालियां तैनात की जा रही हैं। ह्यूमन मशीन टीमिंग के तहत मानव सैनिक पीछे रहकर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी यूजीवी को नियंत्रित करेंगे, जो बारूदी सुरंगों को साफ करने और टनल ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होंगे। होशेन योजना के तहत ब्लू व्हाइट नीति पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण गोला बारूद, तोपखाने के गोले और एयर डिफेंस मिसाइलों का उत्पादन पूरी तरह से इजरायल के भीतर किया जाएगा, ताकि बाहरी निर्भरता खत्म हो सके। साफ है कि भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदलने जा रही है। संभव है कि अगले दशक तक जंग के मैदान में जवान नहीं, बल्कि केवल रोबोट्स ही उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। खबर आपको उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां पर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। वोनसान से पूर्वी तट के करीब समंदर में मिसाइल दागी गई है। जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर मिसाइल गिरने की खबरें सामने आ रही है। एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से किया जा रहा है, जो टेंशन साउथ कोरिया का भी बढ़ाता है और जापान का भी बढ़ाता है। एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है, जो कि वोनसान से पूर्वी तट के करीब समंदर में दागी गई है। जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर मिसाइल गिरने की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से जापान में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अमेरिका और जापान समेत दुनिया भर की टेंशन उत्तर कोरिया ने बढ़ा दी है। किम जोंग उन की सेना ने क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण की टाइमिंग खास मायने रखती है। तो आखिर इस टेस्टिंग के जरिए किम की सेना क्या मैसेज देना चाहती है और ये टाइमिंग महत्वपूर्ण क्यों है, इस रिपोर्ट में देखें। पूर्वी एशिया में तनाव बरकरार है। उत्तर कोरिया की सेना ने एक बार फिर मिसाइलों का टेस्ट किया है।
एक बार फिर समंदर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसने करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन उससे कहीं ज्यादा दूरी तक किम जोंग उन का सख्त संदेश पहुंचा दिया गया। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट ने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया। दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह समंदर की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जिसने 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। मिसाइल को जापान सागर की दिशा में जाते हुए ट्रैक किया गया। खास बात यह है कि ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी कथित बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग है। उत्तर कोरिया का ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि ये अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से कुछ दिन पहले ही उठाया गया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का अभ्यास 17 अगस्त से 11 दिनों तक चलने वाला है। दक्षिण कोरियाई सेना के करीब 18,000 जवान हिस्सा इसमें लेंगे। हर साल होने वाले ये अभ्यास उत्तर कोरिया को खासा परेशान करता है। किम जोंग उन इसे संभावित हमले की तैयारी बताता रहा है। उत्तर कोरिया की नाराजगी सिर्फ अमेरिका और दक्षिण कोरिया तक नहीं है, बल्कि जापान के खिलाफ भी है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने जापान की रक्षा नीति की आलोचना करते हुए जापान के रक्षा श्वेत पत्र को आक्रामक मानसिकता वाला दस्तावेज बताया। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। इससे पहले 6 अगस्त को दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया से एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगाया था। हालांकि उस समय उत्तर कोरिया ने लॉन्चिंग की पुष्टि नहीं की थी। फिलहाल उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागकर अपनी ताकत का परिचय दे दिया। सवाल यह है कि किम जोंग उन का संदेश क्या सही जगह पहुंचा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।